सुप्रभात मान्यवर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस समय जबकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, वहाँ पे घूमने कैसे जाया जाए या सेंट्रल एशिया, क्योंकि गर्मियों का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है और बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ से सेंट्रल एशिया या रशिया की तरफ जाना चाहते हैं। तो जैसा आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा, मैं रिसेंटली जो है रशिया से और पूरा सेंट्रल एशिया का जो है टूर करके आया, जिसमें से एक कंट्री मुझसे छूट गई। कोई बात नहीं, देखते हैं, बहुत जल्दी उसको भी करेंगे। मेरा जो टूर था वो था सेंट्रल एशिया होते हुए रशिया जाना। आपने देखा मैं यहाँ से, मेरी जो फ़्लाइट थी वो यहाँ से अहमदाबाद से अबू धाबी से समरकंद, और जब मैं उज़्बेकिस्तान पहुँचा तो फिर मैं उज़्बेकिस्तान वहाँ पे घूमा। उज़्बेकिस्तान से फिर मैं गया था किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान से मैंने रशिया के लिए एंट्री की थी। दरअसल बिश्केक जो किर्गिस्तान की राजधानी है, वहाँ से कुछ फ़्लाइट्स हैं जो डायरेक्ट जो है आपकी रशिया की अलग अलग शहरों में जाती है, जैसे कि मॉस्को भी जाती है, सेंट पीटर्सबर्ग जाती है, कज़ान जाती है, यकतरिनबर्ग, नोवोसिबिर्स्क, अलग अलग शहरों में जाती हैं। तो एक मुझे एयरलाइन मिली थी, उसका नाम है नॉर्थ विंड, जो रशियन एयरलाइन है। तो मुझे उस एयरलाइन में बड़ी सस्ती टिकट मिल गई थी। बिश्केक से मैं गया था कज़ान, और कज़ान से फिर मैं गया था सेंट पीटर्सबर्ग। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जिन्होंने जो सेंट्रल एशिया, यानी कि जैसे कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान, इनके लोगों को के अलावा जो फॉरेनर हैं उनके लिए इवन बोर्ड तक करना भी उन्होंने जो है अलाउड नहीं किया हुआ है। जैसे कि उरल एयरलाइन, मुझे जाना था सेंट पीटर्सबर्ग, तो मुझे एक बड़ी सस्ती टिकट मिल रही थी उरल की, लेकिन उनकी वेबसाइट पे एक पॉपअप आ रहा था लास्ट में कि सिर्फ रशियन फेडरेशन के सिटीज़न या सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके सिटीज़न के अलावा इसमें कोई भी बोर्डिंग अलाउड नहीं है। तो कुछ रशियन एयरलाइन ऐसी भी हैं जो सेंट्रल एशिया से वहाँ जाने के लिए आपको हो सकता है बोर्डिंग करने से मना कर दे, लेकिन मेरी जो एयरलाइन थी वो नॉर्थ विंड थी, और मैं जो है सीधा वहाँ से कज़ान पहुँचा, और कज़ान से मैं गया था सेंट पीटर्सबर्ग। अब सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग रशिया के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि रशिया कैसे पहुंचा जाए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप इस समय रशिया कैसे जा सकते हैं, या रशिया होते हुए सेंट्रल एशिया कैसे जा सकते हैं, या सेंट्रल एशिया होते हुए रशिया कैसे जा सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कहाँ से आपको ठीक पड़ेगा, क्योंकि अभी रशिया जाना उतना आसान नहीं है जितना पहले था। उसका कारण है रशिया के ऊपर सैंक्शंस। रशिया के ऊपर सैंक्शंस जो लगी हुई हैं उससे बहुत बड़ी समस्या हुई है लोगों को। अभी मैं भी जैसे ट्रैवल कर रहा था, आपने देखा, लेकिन एक वो जो पर्दे के पीछे जो हम लोगों को समस्या होती थी, मुझे कोई पेमेंट देनी है, किसी को पैसा देना है, किसी को, मैं अपना कार्ड ही यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। आप सोचिए, आपको एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट पहले से आपको साथ में लेके जाना है, यानी कि या तो आप उसको रूबल में कन्वर्ट कर लीजिए रशिया से बाहर ही, या फिर आप उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर रशिया जाके जो है उसको एक्सचेंज कर लीजिए, फिर जो डॉलर को रूबल में। तो उसमें आपका नुकसान ये भी है कि आपको जो है जो रेट हैं वो बड़े बेकार मिलते हैं वहाँ पे, बहुत ही बेकार, क्योंकि वो जो करेंसी है वो अप डाउन चल रहा है उनका। तो दिक्कत एक बात की हो सकती है, मान लीजिए यहाँ से कोई भी आदमी रूस जाता है, वहाँ पे वो कितने पैसे लेके जाए। अब क्योंकि वहाँ पे अगर पैसे ख़त्म हो गए किसी वजह से, तो आपको ना तो कोई पैसे भेज पाएगा और ना ही आपके पास में कोई दूसरा सोल्यूशन होगा, जब तक कि रूस में आपका कोई ख़ास मित्र ना हो जो आपकी वहाँ पे पैसे की हेल्प कर सके। क्योंकि मेरे वहाँ पे दोस्त थे तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। हर चीज़ जैसे बुक करनी है, मान लीजिए ट्रेन की टिकट बुक करनी है, एरोप्लेन की टिकट बुक करनी है, तो हमारे कार्ड वहाँ पे नहीं चलते हैं सैंक्शन की वजह से। रशियन किसी भी पोर्टल पे हमारे कार्ड नहीं चलते हैं। चलिए शुरुआत करता हूँ, मैं शुरुआत से बताता हूँ कि यहीं से दिल्ली से ही आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी अगर आप रूस जाते हैं डायरेक्ट। कैसे? सबसे पहले आप जानते हैं किसी भी देश में जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए। अब रूस जो है ई वीज़ा देता है 16 दिन का। 16 दिन के लिए बड़ा सिंपल सा ई वीज़ा प्रोसेस है। आपको सिर्फ अपने जो पासपोर्ट है उसकी डिटेल उसमें मेंशन करनी होती है, उसको कॉपीज़ अपलोड करनी होती है, एक अपना फ़ोटो
अपलोड करना होता है। किसी तरह का कोई इनविटेशन लेटर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिंपल सा एक फॉर्म है, वो भरना है आपको ऑनलाइन ही, और उसके बाद आप पेमेंट सेक्शन पे जाएंगे, वहीं से समस्या शुरू हो जाएगी। समस्या ये होगी क्योंकि रशियन वेबसाइट पे, रशियन डोमेन पे हमारे जो रशियन पेमेंट गेटवेज हैं उस पर हमारे कार्ड काम नहीं करते हैं। अब उसका सोल्यूशन क्या किया है उन लोगों ने कि चाइनीज़ एक डोमेन ख़रीदा है। अब यानी कि चाइनीज़ एक पेमेंट गेटवे ख़रीदा है। अब चाइनीज़ पेमेंट गेटवे के थ्रू जो है हम पेमेंट करते हैं, और जो चाइनीज़ जो पेमेंट गेटवे है वो $10 एक्स्ट्रा लेता है, यानी कि 40 और 10 हो गए $50 आपके लग जाएंगे। अगर ये सैंक्शन ना होती तो आपके 850 रुपये आपके बच सकते थे। चलिए मान लीजिए आपको वीज़ा मिल गया। अब वीज़ा के बाद आपको एयर टिकट बुक करनी है। भारत से रूस के लिए सिर्फ अभी एक ही एयरलाइन चल रही है, वो है रशियन एयरलाइन एरोफ्लोट। एरोफ्लोट में क्योंकि अब वो इकलौती एयरलाइन चल रही है तो वो उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। यूजुअली यहाँ से मॉस्को के लिए जो एक रिटर्न टिकट होता है वो 25 से 30 हज़ार के बीच में होना चाहिए, और होता भी है इतना। और अगर आप दूसरे वे से जाएंगे तो इतने में आप वापस आ भी जाएंगे। लेकिन अगर आप उस एयरलाइन पे जाते हैं तो अभी जो मिनिमम किराया आपको पे करना पड़ेगा वो कम से कम रिटर्न टिकट का 45,000 रुपये पे करना पड़ेगा। और अगर आप सिंगल वे की लेते हैं तो कम से कम 33 से 34,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। उसमें भी समस्या ये है कि आप उसमें भी बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको करना क्या होता है कि उनका ऑफिस है जैसे दिल्ली में, वहाँ पे जाके पेमेंट आपको करना है। आप कैश के थ्रू उनको पेमेंट कीजिएगा, तब आपकी एयरलाइन की टिकट बुक होगी, या कोई जो एजेंट्स होते हैं इनके, उनके थ्रू आप बुक कर सकते हैं, जो आपसे अलग से ऑब्वियसली चार्ज लेंगे। एरोफ्लोट की जो काउंटर पार्ट एयरलाइन थी वो थी एयर इंडिया। एयर इंडिया ने जो सर्विसेज हैं वो अभी तक रिज्यूम नहीं की है रशिया के लिए। उसका कारण है सैंक्शंस। अब आपके मान लीजिए आपने टिकट भी ले लिया और वीज़ा भी आपको मिल गया। अब तीसरी चीज़ आपको कैलकुलेट करना है, आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या वहाँ पे खर्चा होगा, क्योंकि आपको होटल भी बुक कर रहे हैं। होटल के लिए भी आप नहीं कर पाएंगे बुक होटल, क्योंकि वो फिर वही वाली बात है कि रशियन जो वेबसाइट्स हैं या पेमेंट गेटवेज हैं उन पे आपका ऑनलाइन चलेगा नहीं। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जैसे booking.com वगैरह, वो तो सर्विसेज ही नहीं दे रही हैं रशिया के लिए, होटल ही नहीं दिखाएंगे आपको। और इवन जो एयरलाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं OTAs, वो भी दूसरे जो प्राइवेट OTAs हैं, खास करके जो बाहर देशों के, तो वो भी काम नहीं कर रहे हैं। रशिया की आप फ्लाइट ढूंढना चाहो तो दिखाएगा ही नहीं। अब आपको करना क्या होगा, आपको वो कैलकुलेट करना होगा कि मेरे होटल का खर्चा कितना आएगा, ट्रैवल का पूरा खर्चा कितना आएगा। या तो आप एक काम कीजिए कि आप उतने के डॉलर्स ले जाइए और फिर रशिया में जाके किसी भी बैंक में, जैसे वहाँ का उनका जो एक नेशनलाइज बैंक है सिबेर बैंक, खास करके सारे लोग उसी में ट्रांजैक्शन करते हैं। मैंने भी उसी पे लगभग मेरे पास थे कोई $600, तो वहीं से मैंने जो है वो एक्सचेंज किए थे। और थोड़ी सी करेंसी आप कोशिश कीजिए एयरपोर्ट पे ही आप उसको बदल दें, क्योंकि वहाँ से आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे ट्रैवल करने की सिटी के लिए, चाहे आप मेट्रो से जाएं, चाहे बस से जाएं, चाहे टैक्सी से जाएं। तो कुछ एक नहीं तो एयरपोर्ट पे बहुत बेकार रेट मिलेगा आपको। और इस समय जो क्योंकि फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो अभी आपको जो एक्सचेंज रेट मिलेंगे वो बहुत ही बेकार मिलेंगे। तो थोड़ा सा महंगा आपको रशिया का टूर पड़ सकता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब तक कि आपके वहाँ पे कोई जानने वाले ना हों तब तक के लिए आप एक्स्ट्रा पैसे लेके ज़रूर जाएं। एक्स्ट्रा डॉलर साथ में ज़रूर रखिए, इमरजेंसी में काम आएंगे। क्योंकि अगर वहाँ पे आप फंस गए तो आपको कोई भी भारत से पैसे नहीं भेज पाएगा, क्योंकि वो आपके अकाउंट में तो डाल देगा लेकिन आपके जो कार्ड्स हैं वो वहाँ पे चलेंगे नहीं, आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे पैसा। तो रशिया के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है ये। ऐसा नहीं कि रशिया टूरिस्ट जा नहीं रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। और वहाँ पे थोड़ी महंगाई भी हुई है, हर चीज़ महंगी हुई है वॉर की वजह से। जैसे कि मेरे सामने जो इवन जो मेट्रो के जो कार्ड थे 55 रूबल का था, वो पहुँच के 62 रूबल हो गया। और जो बस में कई जगह पे जैसे मान लीजिए 20 रूबल लगते थे या 25 रूबल 28 रूबल लग रहे हैं। तो महंगाई हुई है और खाने पीने का सामान भी महंगा हुआ है, होटल भी महंगे हुए हैं। तो ये आपको थोड़ा सा एडवांस में इसके बारे में थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा। और अब रशिया से अगर आप आते हैं सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया के लिए सबसे जो सस्ती फ़्लाइट मॉस्को से मिलेगी वो आपको ताशकंद की मिल सकती है, जो उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है, या फिर बिश्केक की मिल सकती है किर्गिस्तान के लिए। दुशांबे की फ़्लाइट महंगी होगी, क्योंकि दुशांबे के लिए बहुत कम फ़्लाइट्स जाती हैं। और उनकी जो अपनी एयरलाइन है
सोमन एयर, वो भी बहुत महंगी है। इंडिया से हालांकि जाती है दुशांबे के लिए एक डायरेक्ट फ़्लाइट ताजिकिस्तान के लिए, लेकिन बहुत महंगी है। तो सबसे पहले आप या तो उज़्बेकिस्तान आइए या फिर बिश्केक आइए। आप चाहो तो कज़ाकिस्तान में अलमाटी आ सकते हो, वहाँ की भी आपको सस्ती मिल जाएगी। यहाँ से अगर आप कज़ाकिस्तान से शुरू करते हैं तो बेस्ट रहेगा। जैसे आप अलमाटी आए, अलमाटी के आसपास घूमें, कज़ाकिस्तान से आप एंट्री कर सकते हैं उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान बहुत खूबसूरत, बहुत ही आज तक की सबसे ऐसी कंट्री जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया वो रही है उज़्बेकिस्तान। मैंने सच में उज़्बेकिस्तान के बारे में कुछ और ही परसेप्शन थी, लेकिन जब वहाँ गया तो अभी तक की मेरी जितनी भी कंट्री घूमा हूँ उसमें से उज़्बेकिस्तान वो कंट्री है जिसने मुझे हैरान कर दिया था सच में। उज़्बेकिस्तान आप जाइए, उज़्बेकिस्तान से आप चाहो तो वहाँ से किर्गिस्तान आप जा सकते हैं, लेकिन ताजिकिस्तान आपके लिए ठीक पड़ेगा। मुझे क्योंकि वीज़ा नहीं मिला था तो जिस वजह से मेरा नहीं हो पाया, लेकिन आप जा सकते हैं ताजिकिस्तान अगर वीज़ा मिलता है। और ताजिकिस्तान से फिर आप पामीर हाईवे, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, एक ऐसा हाईवे है जिस पे 90% जो टूरिस्ट हैं जो ताजिकिस्तान जाते हैं वो उस हाईवे पे ट्रैवल करने के लिए जाते हैं। वो एक अलग ही दुनिया है। तो कोशिश करेंगे हम भी जाने की कभी। ये तो हुआ अगर आप रशिया होते हुए सेंट्रल एशिया जाते हैं। अगर आप सेंट्रल एशिया होते हुए रशिया जाते हैं तो कैसा होगा? मैंने ये रास्ता चुना था जो कि बहुत बेस्ट था। सेंट्रल एशिया में आप अगर घूमना चाहें तो यहाँ से आप दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट है ताशकंद की, और ताशकंद की अब 2 फ्लाइट चलती है, एक तो उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ की और एक इंडिगो अपनी चलती है। तो इन दोनों का जो किराया है वो एक 11,000 रहता है, एक का 13,000 रुपये था वन वे का, यानी कि यहाँ से ताशकंद का। इंडिगो सस्ती है उससे, और उसका कारण वो है कि खाना वाना उसमें इंडिगो वाला देते नहीं है, और वो खाना वाना देते हैं तो आपको लगभग 2-1 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले लेंगे। और उनके बैगेज भी ज़्यादा है उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ का, इंडिगो का थोड़ा कम है, आपको परचेज़ करना पड़ता है। और उसमें सीट सेलेक्ट फ्री में होती है, इंडिगो में पैसे देके सीट सेलेक्ट होती है। इंडिगो दरअसल बिल्कुल जिसको बोलते हैं वो लो कॉस्ट एयरलाइन है, तो बाद में जो भी चीज़ आप लोगे उस चीज़ के हर चीज़ के पैसे ले लेगा वो आपसे। तो ताशकंद जाने के लिए 2 ऑप्शन आपके पास में हैं। फिर ताशकंद से आप ठीक वही जैसे मैंने बताया ताजिकिस्तान घूम सकते हैं, या फिर बिश्केक जा सकते हैं किर्गिस्तान के लिए, या फिर कज़ाकिस्तान जा सकते हैं। लास्ट में आप किर्गिस्तान जाते हैं तो जो मैंने रूट लिया था उस रूट के थ्रू आप पहुंच सकते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, क्योंकि वो लगभग 11-12 हज़ार रुपये की टिकट में ही आपको रशिया पहुंचा देगा। पहली जो फ़्लाइट थी मेरी वो थी कज़ान के लिए, कज़ान से फिर दूसरी फ़्लाइट थी। और कज़ान में जो इमिग्रेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। कज़ान में जो इमिग्रेशन है वो भी दूसरी सिटी के मुकाबले, जैसे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग है, उनसे आसान है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंडियन है वो इस रूट पे जाते नहीं हैं। और जिस दिन मैं गया था मैं भी अकेले ही था। वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो, सच बात ये, क्वेश्चन उसने बहुत सारे किए मेरे से, लेकिन वो शायद से माथा मारना नहीं चाहता था मेरे से। एक तो वो उनके साथ दिक्कत ये है कि उनको अंग्रेज़ी आती नहीं है, तो उस वजह से वो ज़्यादा उसने कुछ किया नहीं और मुझे जाने दिया। वो कंसर्न था सिर्फ एक चीज़ को लेके, जब उसने पूछा कि कहाँ कहाँ जाओगे रशिया में, तो मेरे मुंह से निकल गया था मैं बेलगोरोड और वोरोनिश जाऊँगा, वहाँ मेरे दोस्त रहते हैं। तो जबकि ये दोनों वॉर जोन है, तो वो मेरे पीछे पड़ गया, नहीं 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 तुम वहाँ नहीं जाओगे, जाओगे तो फिर जल्दी आओगे। मैंने कहा ठीक है, लास्ट में मैंने भी हाँ कर दी ऐसे ही कि ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा वहाँ से उनसे मिल के। तो क्योंकि ये जो है वेस्टर्न रशिया में इस समय वॉर की हालत आप जानते ही हैं। तो रशिया पहुंचने के लिए ये भी एक तरीका हो सकता है। अगर किसी को सिर्फ रशिया जाना है सस्ते में, तो एक एयरलाइन है, वो है उज़्बेकिस्तान एयरवेज़, जो कि ताशकंद होते हुए आपको लेके जाएगी। वो एरोफ्लोट से सस्ती पड़ेगी। अगर सपोज़ आप सेंट्रल एशिया नहीं घूमना चाहते हैं, सीधे रशिया जाना चाहते हैं, तो वो एक एयरलाइन है जो आपको फ़ायदा दे सकती है। और इसके अलावा एक और एयरलाइन है जो सस्ती है अभी मॉस्को जाने के लिए, वो है अज़रबैजान की एक एयरलाइन है। वो यहाँ से बाकू जाएगी, बाकू से फिर मॉस्को जाएगी। वो भी लगभग आपको, आप मान के चलिए 16 से 17 हज़ार रुपये में, जहाँ पे एरोफ्लोट 33-34 हज़ार रुपये में आपको लेके जाएगी मॉस्को वन वे, वो आपको 16 से 17 हज़ार रुपये में मॉस्को पहुँचा देगी। डिपेंड करता है डेज़ में। आप जानते हैं कि जो एयरलाइन में जो टिकट बुक होती है वो डेज़ के हिसाब से होती है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, लेकिन आप 17-18 हज़ार या 16-17 हज़ार रुपये में इस एयरलाइन में आपको टिकट मिल जाएगी।
अगर आप चुनते हैं मिडिल ईस्ट का रास्ता, मिडिल ईस्ट की तरफ से भी एयरलाइन जा रही हैं, जैसे कि एमिरेट्स हो गया, बहुत महंगी है, और एयर अरेबिया हो गया, वो भी काफ़ी महंगी है इस समय ख़ास करके। इसके अलावा एतिहाद हो गया, वो भी महंगी है। इसके अलावा एक मस्कट होते हुए जाती है ओमान एयर। हालांकि मैंने भी ओमान एयर में एक बार ट्रैवल किया मॉस्को के लिए। पहले वो काफ़ी सस्ती थी, लेकिन इस समय वो भी बहुत महंगी हो गई है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप मिडल ईस्ट होते हुए रशिया ना जाके, अगर आपको रशिया जाना है तो आप सेंट्रल एशिया होते हुए रशिया जाइए। किसी भी फ़्लाइट से आपको सस्ती पड़ेगी, और डायरेक्ट फ़्लाइट से, यानी कि जो डायरेक्ट फ़्लाइट है रशिया की उससे और मिडल ईस्ट की एयरलाइन से ज़्यादा सस्ती आपको सेंट्रल एशिया होते हुए, या फिर वो अज़रबैजान वाली एक फ़्लाइट है वो भी आपको सस्ती पड़ सकती है। तो बाकी रशिया घूमने की बात ही कुछ अलग है। इस बार मेरा जो टूर रहा रशिया का बड़ा ज़बरदस्त रहा अपने दोस्तों के साथ में। आपने पूरी सीरीज़ देखी, जिन लोगों ने सीरीज़ नहीं देखी आप प्लीज़ वो सीरीज़ देखिएगा। आपको सच में 3.0 आपको सच में बड़ा मज़ा आएगा। मैं अपने दोस्तों के साथ में ही रुकता हूँ रशिया में हर बार जब भी जाता हूँ, और इस बार मैं एक अलग शहर में गया, वो था सेंट पीटर्सबर्ग। क्योंकि बार बार लोग मुझे कह रहे थे कि सेंट पीटर्सबर्ग दिखाओ, सेंट पीटर्सबर्ग आप नहीं गए, एक बार सेंट पीटर्सबर्ग होके आओ। सेंट पीटर्सबर्ग एक यूरोपियन शहर है, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो यूरोप के पार्ट में पड़ता है रशिया के, लेकिन वो एकदम अलग ही है, वो रशिया का एक अलग ही शहर है। तो मुझे सच में बड़ा पसंद आया। तो मैंने जो मूवीज़ में देखा हुआ था कि इधर उधर बिल्डिंग है, बीच में से बोट्स जा रही है, वो मैंने अपनी आंखों से देखा सेंट पीटर्सबर्ग में, जो एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो ये थी जी छोटी सी जानकारी। अगर कोई और आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से जवाब देने की। तो माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि कई बार आप लोग कमेंट्स में या मैसेजेस के थ्रू फेसबुक या इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछते हैं, जिनको मैं कई बार मिस कर जाता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ थोड़ा सा टाइम की वजह से। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मैं जो है रिप्लाई करने की कोशिश करूँ, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर जैसे आपके क्वेश्चन पढ़ लिए मैंने, तो मैं फिर एक वीडियो बना के ही उसका जो है जवाब दूंगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और हो सकता है शायद आपके साथ साथ और भी किसी के काम आ जाए। तो ये था जी आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी सवाल और हो तो आप ज़रूर मुझे लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की।